बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। बिल्कुल। और हमारे पास जो आज का स्रोत है वो कोई आम दस्तावेज नहीं है। जी। ये 1932 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा एक बेहद ऐतिहासिक लेख है, जिसका शीर्षक था अंबेडकर एंड गांधी प्रायोरिटीज फॉर सोशल सैल्वेशन। हाँ, मतलब कि सामाजिक मुक्ति के लिए आखिर प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। सही कहा। तो आज की हमारी इस चर्चा का, इस गहन अध्ययन का मुख्य मिशन ये समझना है कि आखिर क्यों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सामाजिक सुधार के लिए मंदिर प्रवेश जैसे प्रतीकात्मक और बहुत बड़े माने जाने वाले कदमों के बजाय आर्थिक और शैक्षिक विकास को कहीं ज्यादा अहमियत दी। और ये बात उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी थी। हाँ, तो चलिए इसके हर पहलू को खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, चर्चा शुरू करने से पहले ना ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। वो निष्पक्षता वाली बात। हाँ, कि हमारा काम यहाँ केवल स्रोत में दी गई जानकारी का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है। सही बात है। हम लोग इसमें दी गई बातों को किसी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा का समर्थन किए बिना समझेंगे, एकदम उसी रूप में जैसी वे इस ऐतिहासिक दस्तावेज में दर्ज हैं। तो शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये विषय इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो आज के सामाजिक विमर्श के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। 1932 का वो साल ना भारतीय इतिहास में बहुत उथल-पुथल का साल था। बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे उस वक्त। और इस स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प और लगभग गुप्त घटना से होती है। 17 अक्टूबर 1932 वाली घटना। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर पुणे आते हैं, विधान परिषद में थोड़ा समय बिताते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने देते कि उनके पास यरवदा जेल में महात्मा गांधी से मिलने की विशेष अनुमति है। मतलब ये बात सच में बहुत हैरान करने वाली है कि इतनी शांति से इतनी बड़ी मुलाकात की योजना बन गई। बिल्कुल, कोई शोर शराबा नहीं, कोई प्रेस नहीं थी वहां। शाम के वक्त वो यरवदा जेल पहुंचते हैं और गांधी जी के साथ लगभग 1.5 घंटे का समय बिताते हैं। और इस मुलाकात की जो सबसे दिलचस्प शर्त थी ना, हाँ, वो शर्त कि राजनीति पर कोई बात नहीं होगी। एकदम मनाही थी इस पर, पूरी तरह से राजनीति बाहर रहेगी। और इस राजनीति पर मनाही वाले नियम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे का संदर्भ देखना होगा। पूना पैक्ट का संदर्भ। जी, ये मुलाकात ठीक पूना पैक्ट के बाद हो रही थी। पूना पैक्ट उस समय का एक बहुत बड़ा राजनीतिक समझौता था, जहां हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों को लेकर एक लंबी बहस हुई थी। बिल्कुल, प्रतिनिधित्व को लेकर एक सहमति बनी थी। तो उस राजनीतिक गहमागहमी और तनाव के ठीक बाद ये तय किया गया कि इस 1.5 घंटे की मुलाकात में राजनीति को पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। मतलब दोनों नेताओं ने अपना पूरा ध्यान केवल सामाजिक कल्याण और जमीनी सुधारों पर केंद्रित किया। सही कहा। और स्रोत ये भी बताता है कि इस मुलाकात के दौरान एक और बड़ी हस्ती वहां मौजूद थी, सरोजिनी नायडू। हाँ, सरोजिनी नायडू भी वहीं थीं। और जेल में होने के बावजूद गांधी जी की सेहत को लेकर भी स्रोत में कुछ बहुत अहम बातें लिखी हैं। देखिए, जो खबरें बाहर आई ना और जो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपने दोस्तों को बताया, उसके अनुसार गांधी जी पूरी तरह से फिट थे, एकदम ऊर्जा से भरे हुए। जी, फुल ऑफ लाइफ। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सामान्य था। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये मुलाकात और भी ज्यादा अहम हो जाती है। वो कैसे? देखिए, एक बहुत बड़े राजनीतिक समझौते के तुरंत बाद, जहां वैचारिक दूरियां और तनाव अपने चरम पर हो सकते थे, ये दोनों नेता समाज के सबसे निचले तबके के उत्थान के लिए एक कमरे में साथ बैठे। ये बहुत बड़ी बात थी। और डॉक्टर अंबेडकर के पास समय की बहुत कमी थी उस वक्त। स्रोत के अनुसार उन्हें 26 अक्टूबर को बॉम्बे लौटना था और फिर 7 नवंबर को इंग्लैंड निकलना था। हाँ, लंदन जाना था उन्हें, गोलमेज सम्मेलन के लिए, जिसे हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। जी बिल्कुल। जो लोग शायद इस ऐतिहासिक टाइमलाइन से पूरी तरह वाकिफ ना हो, उनके लिए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या महत्व था और अंबेडकर के लिए ये इतना बड़ा टाइम क्रंच क्यों था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दरअसल ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित सम्मेलनों की एक सीरीज थी, जहां भारत के भविष्य के संविधान पर चर्चा होनी थी। हाँ, और प्रशासनिक ढांचे पर भी। डॉक्टर अंबेडकर वहां दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। मतलब उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। लेकिन लंदन जाने से पहले इतने कम समय के बावजूद उनका यरवदा जेल जाकर जमीनी स्तर के सामाजिक सुधारों की रूपरेखा तय करना, ये बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि उनके लिए ये मुद्दा किसी भी राजनीतिक कूटनीति से कम महत्वपूर्ण नहीं था। सही बात है। ये उनके विजन की गहराई को दर्शाता है। और इसी चर्चा के दौरान एक संस्था का जिक्र बार बार आता है स्रोत में, एंटी अनटचेबिलिटी लीग। हाँ, एंटी अनटचेबिलिटी लीग,
डॉक्टर अंबेडकर ने इस लीग के भविष्य के ढांचे को लेकर अपने विचार बहुत ही दृढ़ता के साथ रखे थे। खासकर इसकी प्रांतीय और जिला समितियों की संरचना को लेकर। तो उन्होंने आखिर क्या प्रस्ताव रखा था गांधी जी के सामने? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का रुख इस मामले में बहुत सख्त और स्पष्ट था। उनका मानना था कि इस लीग की जो भी समितियां बने, उनमें दलित वर्गों यानी डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों का ही बहुमत होना चाहिए। बहुमत होना चाहिए? हाँ, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन समितियों में फैसले लेने का अधिकार उन्हीं का होना चाहिए, क्योंकि आवाज उन्हीं की सबसे प्रमुख होनी चाहिए जिनके हक के लिए ये लीग बनी है। यह सबसे हैरानगेज और दिलचस्प बात यह है कि उनका मानना था कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जो दलित वर्गों को नापसंद हो। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा रुक के एक सवाल पूछना है। जी, पूछिए। उस समय के हालात को देखते हुए क्या दलित वर्गों को सवर्ण हिंदियों की हर संभव मदद की जरूरत नहीं थी? फिर डॉक्टर अंबेडकर समितियों में सवर्णों के प्रभुत्व को लेकर इतने आशंकित क्यों थे? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। जी। अंबेडकर की यह सोच केवल नेतृत्व के बंटवारे तक सीमित नहीं थी। तो फिर किस बारे में थी? ये पूरी तरह से आत्मसम्मान और स्वावलंबन के मनोविज्ञान से जुड़ी हुई थी। अच्छा। उनका साफ मानना था कि अगर दलितों के उत्थान का काम सही तरीके से होना है ना, तो सवर्ण हिंदुओं को केवल एक सहायक या हेल्पर की भूमिका निभानी चाहिए। मतलब वो नहीं चाहते थे कि सवर्ण हिंदू उद्धारकर्ता या सेवियर बनकर आए। बिल्कुल, वो नहीं चाहते थे कि कोई उन पर अपने आदर्श या अपनी शर्तें थोपकर उनका उद्धार करने की कोशिश करे। मतलब ये जो हम तुम्हें बचाएंगे वाली मानसिकता होती है, वो इसके सख्त खिलाफ थे। एकदम खिलाफ। अंबेडकर चाहते थे कि हाशिए पर खड़ा समाज अपनी मुक्ति का रास्ता खुद तय करे। तो सवर्णों का क्या काम था उनके नजरिए से? उनका काम केवल उस रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाना और संसाधन उपलब्ध कराना होना चाहिए। उनका मानना था कि जब तक शोषित वर्ग खुद अपने सुधार का नेतृत्व नहीं करेगा, जी, तब तक उनके भीतर का वो जो सदियों पुराना हीन भावना का बोध है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये तो आज के समय के किसी भी सामाजिक कार्य या एनजीओ कल्चर के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल है। कि आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, क्या आप उन्हें सच में सशक्त कर रहे हैं या सिर्फ खुद को एक महान उद्धारकर्ता साबित कर रहे हैं? सही कहा। इसी बीच स्रोत ये भी बताता है कि लीग द्वारा दलित वर्गों की एक विशेष जनगणना कराने का प्रस्ताव रखा गया था। स्पेशल सेंसस की बात हुई थी। हाँ। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कैसे देखा? उन्होंने इस विशेष जनगणना के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? क्यों? उन्होंने इसे पूरी तरह से अनावश्यक बताया। उनका तर्क बहुत व्यवहारिक था। हाँ। उनका मानना था कि जब समाज में भेदभाव और गरीबी जैसी हकीकत सबके सामने है, जी, तो फिर से एक नई जनगणना करके कागजी और प्रशासनिक औपचारिकताओं में समय और संसाधन बर्बाद करने का क्या फायदा? बात तो सही है। असल काम तो जमीन पर होना बाकी है, आंकड़ों में नहीं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी चर्चा के बाद जब गांधी जी और अंबेडकर से मिलने वाले अन्य लोगों ने इस पर विचार किया, तो क्या निष्कर्ष निकला? तो लगा कि गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर के इन प्रस्तावों से सहमत नजर आ रहे थे, खासकर समितियों की संरचना वाले प्रस्ताव से। जी हाँ। अब यहाँ मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसी दस्तावेज में डॉक्टर अंबेडकर का एक इंटरव्यू भी शामिल है। हाँ, वो इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है, जहां वो इस पूरे अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन की दिशा को लेकर एक गहरी चिंता जाहिर करते हैं। उनका कहना था कि इस आंदोलन में एक तरह की सुस्ती आ गई है। हाँ, एक सुस्ती भरा रवैया। ये सुस्ती आखिर किस चीज को लेकर थी? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर इस बात से बहुत निराश थे कि आंदोलन की पूरी दिशा और ऊर्जा केवल कुछ खास चीजों पर केंद्रित हो गई थी। स्रोत में उन चीजों के लिए स्पेक्टेक्युलर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, दिखावटी चीजें। स्रोत के अनुसार अंबेडकर इस बात से परेशान थे कि पूरा आंदोलन केवल मंदिरों में प्रवेश दिलाने और सहभोज यानी सवर्णों और दलितों के साथ बैठकर खाना खाने जैसे प्रतीकात्मक मुद्दों तक सिमट कर रह गया है। मुझे यहाँ थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ेगा। जी, बताइए। अगर हम उस दौर की बात करें तो मंदिर में प्रवेश करना या साथ बैठकर खाना खाना कोई छोटी बात तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा कदम था। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक टैबू था। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेता ने इतनी बड़ी प्रतीकात्मक जीत को केवल एक दिखावा या स्पेक्टेक्युलर कहकर क्यों खारिज कर दिया? ये समझने के लिए हमें डॉक्टर अंबेडकर के उस व्यावहारिक और तार्किक नजरिए को देखना होगा जिसका जिक्र स्रोत में बहुत गहराई से किया गया है। जी। अंबेडकर का तर्क था कि ये जो तथाकथित शानदार या दिखावटी कदम हैं, ये समाज में केवल आपसी कड़वाहट और दुश्मनी पैदा करते हैं। कड़वाहट कैसे? देखिए, अब जोर जबरदस्ती करके या बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके किसी को मंदिर में प्रवेश दिला भी दें, तो भी सवर्णों के मन में एक कड़वाहट रह जाती है, इल फीलिंग पैदा होती है। और उस कड़वाहट का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि समाज और ज्यादा बढ़ जाता है। सही बात है। और सबसे बड़ा सवाल जो अंबेडकर ने उठाया वो ये था
कि इस मंदिर प्रवेश से आखिर ठोस फायदा क्या हुआ। स्रोत के शब्दों में कहें तो इससे कोई सब्सटैंशियल एडवांटेज नहीं मिलता। बिल्कुल। मान लीजिए एक इंसान जो भूखा है, जिसके पास रोजगार नहीं है, हाँ जो अनपढ़ है, हाँ। उसे आपने मंदिर के अंदर खड़ा कर दिया, तो क्या बाहर आने के बाद उसकी गरीबी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उसके बच्चों को शिक्षा मिल गई? वो भी नहीं मिली। इसीलिए वो इसे केवल एक भावनात्मक दिखावा मानते थे, जिससे असली जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। ये नजरिया हकीकत से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। जी। मतलब आप एक इंसान को भगवान के सामने बराबरी का दर्जा तो दिला रहे हैं, लेकिन समाज में इंसान के रूप में उसकी बराबरी के लिए कोई ठोस काम नहीं कर रहे। यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। तो फिर स्रोत के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर की नजर में असली प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए थी? उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट और जमीनी थी। आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अस्पृश्यता विरोधी लीग और उसके कार्यकर्ताओं का ध्यान मंदिर प्रवेश या सहभोज पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय बुनियादी हक दिलाने पर होना चाहिए। जी। उनका कहना था कि पूरी ऊर्जा और जनता की राय इस बात के लिए जुटाई जानी चाहिए कि दलितों के लिए सार्वजनिक कुएं खोले जाएं, सार्वजनिक कुएं, और उनके बच्चों को सार्वजनिक स्कूलों में प्रवेश मिले, यानी शिक्षा और बुनियादी संसाधन। बिल्कुल। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा और आर्थिक आजादी ही वो असली ताकत है जो समाज में स्थायी बराबरी ला सकती है। जब कोई पढ़ लिख कर आर्थिक रूप से आजाद होगा तो सम्मान उसे अपने आप मिल जाएगा। इसके लिए मंदिर के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सही। इस पूरी फिलॉसफी को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए ना इस लेख में एक बहुत ही सटीक और वास्तविक उदाहरण दिया गया है। बेलगाम जिले का किस्सा। हाँ, बेलगाम जिले की घटना। ये घटना सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सदियों के भेदभाव का लोगों की मानसिकता पर कितना गहरा असर होता है। बहुत गहरा असर होता है। स्रोत बताता है कि बेलगाम में खुद दलित वर्ग के लोगों ने लोकल बोर्ड से अपने लिए एक अलग कुएं के निर्माण की मांग की थी। सेपरेट वेल की मांग। जी हाँ। और इस मांग पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिक्रिया बहुत ही सख्त थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बोर्ड को ये मांग बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। एकदम मना कर दिया उन्होंने। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इसे सामान्य नजरिए से देखें तो वो लोग रोज रोज के झगड़ों और अपमान से थक चुके होंगे। बिल्कुल थक ही गए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि चलो अपना एक अलग कुआं मांग लेते हैं, कम से कम शांति से पानी तो मिलेगा। तो अंबेडकर उन्हें ऐसा करने से क्यों रोक रहे थे? शांति और सुविधा से बेहतर क्या हो सकता था? क्योंकि अंबेडकर बहुत आगे की सोच रहे थे। वो उस जाल को देख पा रहे थे जो इस अलग कुएं की मांग में छुपा हुआ था। जाल? कैसा जाल? उनका स्पष्ट निर्देश था कि दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के अपने बुनियादी अधिकार पर अड़े रहना चाहिए। अगर वे अपने लिए एक अलग कुएं की व्यवस्था स्वीकार कर लेते हैं तो इसका सीधा मतलब क्या होगा? क्या होगा? इसका मतलब होगा कि उन्होंने समाज में अपने अलगाव या सेग्रीगेशन को खुद अपनी मर्जी से स्वीकार कर लिया है। ओह, मतलब थोड़े समय की शांति के लिए हमेशा का अलगाव स्वीकार कर लेना। बिल्कुल। ये केवल पानी पीने का मुद्दा नहीं था। ये समाज में समान अधिकार की लड़ाई थी। आत्मसम्मान और पब्लिक स्पेस में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई थी। अगर आप अलग कुआं नहीं लेते हैं, कल को आप अलग स्कूल ले लेंगे और फिर आप हमेशा के लिए समाज की मुख्य धारा से कट जाएंगे। सही बात है। अंबेडकर चाहते थे कि दलित उसी सार्वजनिक कुएं पर जाएं जहां बाकी समाज जाता है और अपने हक का दावा करें। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। जी। सुविधा के नाम पर समानता का सौदा कर लेना कितनी बड़ी भूल हो सकती है, ये अंबेडकर ने उस वक्त ही भांप लिया था। और स्रोत में एक और बहुत ही अहम बात दर्ज है इस बारे में। वो क्या? डॉक्टर अंबेडकर को यह शक था कि इस मांग के पीछे दलितों का अपना दिमाग नहीं बल्कि कोई बाहरी ताकत काम कर रही है। हाँ, लेख में साफ लिखा है कि अंबेडकर को शक था कि इस मामले में कोई इंटरेस्टेड पार्टी या कोई स्वार्थी तत्व काम कर रहा है। वो समझ रहे थे कि कुछ ऐसी बाहरी शक्तियां हैं जो जानबूझकर दलितों को प्रभावित कर रही हैं, ताकि वे मुख्य धारा के सार्वजनिक स्थानों पर आकर अपने अधिकारों का दावा न करें। बिल्कुल। इन शक्तियों को डर था कि अगर दलित सार्वजनिक कुओं पर आ गए तो पूरा सामाजिक ढांचा बदल जाएगा। तो उन्हें अलग कुएं का लालच दिया जा रहा था। शांति के नाम पर उन्हें मुख्य धारा से दूर रखने की साजिश रची जा रही थी। इस पूरे ऐतिहासिक दस्तावेज का विश्लेषण करने के बाद ना कई बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। जी, बहुत स्पष्ट हो जाती है। अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा की मुख्य सीख को समेटना चाहें तो वो यही है कि किसी भी बड़े सामाजिक बदलाव के लिए केवल भावनात्मक या प्रतीकात्मक जीत कभी भी काफी नहीं होती। एकदम सही। अगर आपको असली और टिकाऊ बदलाव लाना है तो वो केवल शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और संसाधनों पर समान अधिकार से ही आएगा। बिल्कुल सही। प्रतीकात्मक चीजें शायद कुछ समय के लिए खबरों में छा जाएं,
लोगों में एक जोश भर दें। लेकिन अगर वो जोश जमीन पर आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण में नहीं बदलता, तो वो बदलाव हवा हवा ही रहता है। और ये जो समझ है, ये केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। जी नहीं, ये आज भी लागू होती है। बिल्कुल। जब भी हम समाज में किसी नए बदलाव की बात करते हैं या खुद के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, तो हमें हमेशा खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम केवल दिखावटी उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हैं या हम सच में कोई ठोस और बुनियादी प्रगति कर रहे हैं। सही कहा। ये एक ऐसा नजरिया है जो हर दौर में प्रासंगिक रहेगा। कैसे एक नेता ने समाज को केवल सतह पर नहीं बल्कि उसकी जड़ों से बदलने का ढांचा तैयार किया। ये सच में अद्भुत है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जी। बेलगाम के कुएं की घटना में हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर को शक था कि कुछ बाहरी स्वार्थी तत्व दलितों को अलग कुएं की मांग करने के लिए चुपके से भड़का रहे हैं, ताकि वे मुख्यधारा की सार्वजनिक जगह का हिस्सा न बन सकें। ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है कि इतिहास में और आज के हमारे इस आधुनिक दौर में भी कितनी बार ऐसा होता है कि हाशिए पर खड़े समुदायों को सुरक्षित जगह या अलग व्यवस्था के नाम पर समानता के बजाय अलगाव की मांग करने के लिए उकसाया जाता है। ये बहुत ही गंभीर विचार है। कितनी बार ऐसा होता है कि शांति और सुविधा का लालच देकर उन्हें मुख्यधारा की एक बड़ी ताकत बनने से रोक दिया जाता है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए दस्तावेज और एक नई विस्तृत चर्चा के साथ।